So we'll start with the questions of magnetic field due to electric current CET level. ये नाम के लिए CET level है, लेकिन I have mixed questions of JEE and NEET also. A length L of wire carries a steady current I. It is bent first to form a circular plane coil of one turn. The same length is now bent more sharply to give a double loop of smaller radius. The magnetic field at the center caused by the same current is. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इंटरेस्टिंग है. ऑफ कोर्स आई विल गिव यू अ ट्रिक आल्सो. पहले तो क्वेश्चन पूरा समझ लो. हमारे पास एक वायर था जिसका लेंथ था L. इसको हमने बेंड कर दिया टू फॉर्म अ सर्कुलर लूप. तो यू बेंड इट टू फॉर्म अ सर्कुलर लूप. तो ये बन गया सर्कुलर लूप ऑफ सम रेडियस, लेट अस से R1. और यहाँ पे सिंगल टर्न है, सिंगल टर्न है, रिमेंबर ओनली वन टर्न. तो लेंथ इन दिस केस विल बिकम 2 पाई R1. अब आपने सेम वायर को बेंड किया मोर शार्पली टू गिव इट अ डबल टर्न. डबल टर्न मतलब बेसिकली यू नाउ हैव समथिंग लाइक दिस. ऐसे दो टर्न्स का एक कॉइल बन जाएगा. द रेडियस इज नाउ R2. वैसे तो अभी आपको पता होना चाहिए R2 is 2 times R2 is R1/2. पहले वन टर्न था, अभी टू टर्न हो गए. बट ठीक है, इफ यू डोंट रिमेंबर दिस, कोई बात नहीं. L in this case will be 2 into 2 pi R. इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है. तो फ्रॉम 1 एंड 2 राइट हैंड साइड भी सेम होगा. मतलब यू कैन से 2 pi R1 इक्वल टू 2 into 2 pi R2. तो 2 pi कैंसर. तो 2 pi हो जाएगा कैंसर. तो 2 pi कैंसर. तो R1 इक्वल टू कितना आ गया? 2R2. तो R2 इज R1/2. तो अभी अगली बार से याद रखना. दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन. आपको पूछा है कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर. तो पहले केस में कितना है, दूसरे केस में कितना, दोनों फाइंड करना पड़ेगा. व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप? μ0 I/2R. ये जनरल फॉर्मूला है. पहले केस में आएगा μ0 I/2 R1. दूसरे केस में आएगा μ0 I/2 R2 into 2. पहले केस में नंबर ऑफ टर्न्स एक ही थे. तो आपको पूछा है सेकेंड केस में मैग्नेटिक फील्ड इन कंपैरिजन टू फर्स्ट केस कितना है. तो रेशियो ले लो. ये 2 तो वैसे भी हो गया कैंसिल. तो μ0 I/R2, क्योंकि 2 और 2 हो गया कैंसिल आउट, अपॉन μ0 I/2 R1. μ0 I is also cancelled out. What is 2 R1? वो याद किया तो फिर what is R1? What is R1? R1 is okay. तो B2/B1 इक्वल टू डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर गया न्यूमरेटर में. गुड. और अभी आपने बोला R1/R2 इज 2. तो 2 into 2 कितना हो गया? 4. तो B2 कितना हो गया? 4 times of B1. 4 times of B1. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट. बट वेट, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, वो ट्रिक तुम एज इट इज अप्लाई करना. तो यू गेट डायरेक्ट आंसर. आंसर सही है, लेकिन इतना टाइम नहीं है हमारे पास टू डू ऑल दिस इन एग्जाम. ऑलवेज रिमेंबर B2 is n square V1. बस खत्म. व्हाट इज दिस n? n is number of turns का रेशो. Number of turns in second case upon first case. What is number of turns in second case? 2. In first case 1. तो 2/1. तो 2 मतलब तो B2 कितना होगा? 2 square B1 मतलब कितना होगा? तो 4B1. तो डायरेक्ट आ गया 4B1. तो ये ट्रिक याद रखो. इट इज B2 is n square B1 where n is n2/n1. राइट. फॉर एग्जाम्पल पहले केस में नंबर ऑफ टर्न्स 3 थे और दूसरे केस में 9 कर दिए. 9/3 दैट इज 3. तो 3 स्क्वायर मतलब 9B1. करेक्ट क्वेश्चन.
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. Do you remember what was the magnetic field due to arc of wire? Mu 0 I theta upon 4 pi r. A current I ampere flows in a circular arc of wire whose radius is r, with subtend angle 3 pi by 2 at its center. Magnetic induction B at the center is. तो एंगल भी दे दिया आपको, तो सिंपल है, हमको याद है मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू आर केस म्यू 0 I थीटा अपॉन 4 पाई r. So this is equal to mu 0 I upon 4 pi r. थीटा कितना दिया हुआ है? 3 pi by 2. 3 pi by 2 बोला है ना? यस. पाई और पाई हो गया कैंसल, तो हो गया आंसर खत्म. इट इज 3 mu 0 I अपॉन 8 r. हो गया. कहाँ पे ऐसा आंसर? ऑप्शन नंबर डी. खत्म. अगला क्वेश्चन, the magnetic induction at the center O in the figure shown is. तो आपके पास एक सर्किट दिया है, जैसे सम लूप. आपको पूछा है कि इस लूप की वजह से सेंटर O पे व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन. अगेन टू सिंपल. तो एक काम करते हैं, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. दिस इज पार्ट 1, लेट अस कॉल दिस एज पार्ट 2, दिस इज लेट अस से पार्ट 3, और ये जो अंदर का है दैट इज पार्ट 4. तो इफ यू रिमेम्बर, हमने स्टेट बोर्ड में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें मैंने आपको बताया था वायर के आगे या वायर के पीछे पॉइंट हो तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? 0. तो पहले पार्ट के आगे पॉइंट है, तो यू हैव दिस एज पार्ट 1. इस पार्ट 1 के आगे यू हैव पॉइंट वेयर यू वांट टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड यहाँ फाइंड करना है. तो ये जो पार्ट 1 का मैग्नेटिक फील्ड है, 0 ही होगा. ये 0 होने का रीजन था बायोट-सावर्ट लॉ, आइडियल साइन थीटा अपॉन, याद है ना, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, म्यू 0 बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर. अगर पॉइंट वायर के आगे हो तो एंगल कहां से मेजर करते हो आप? सेंटर ऑफ एलिमेंट से उस पॉइंट तक जिस पॉइंट पे आपको क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फील्ड. ऐसा ही करते हैं ना? भूल गए? भूल के कैसे चलेगा? बायोट-सावर्ट लॉ में हमने देखा था, हमारे पास एक वायर है, इसका हमने पीसेस कर दिए, करंट जो भी पास होगा वो सारे एलिमेंट से सेम करंट होगा. यहाँ पे पॉइंट है P, जहाँ पे हमको फाइंड करना था क्या? मैग्नेटिक फील्ड. फिर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बोलते हैं अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? म्यू 0 बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर. I is current through the element, dl is the length of the element, r is the distance between the center of element and the point, theta is the angle between the element and the line joining the center and the point. अगर यही पॉइंट मैं उठा के यहाँ रख दूं, राइट, तो ये एंगल कितना बनेगा? 0. तो अगर पॉइंट वायर के आगे ही है, मतलब करंट के डायरेक्शन में है, इन शॉर्ट, तो एंगल कितना होता है? 0. व्हाट इज साइन 0? 0. और अगर यही पॉइंट वायर के पीछे है, मतलब करंट के पीछे है, तो एंगल कितना है? 180. वेरी गुड, 180. तो व्हाट इज साइन ऑफ 180? 0. तो अगर आप देखोगे ना, पार्ट 1 और पार्ट 3 के लिए अगर आप अच्छे से चेक करोगे तो पार्ट 1 के लिए थीटा बनता है 0 और पार्ट 3 के थीटा होता है 180. मतलब दोनों केस में मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा 0. मतलब पार्ट 1 का और पार्ट 3 का तो कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो किसका किसका है? पार्ट 2 और पार्ट 4 का. बराबर. तो जो भी नेट फील्ड आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो भी आएगा वो होगा ड्यू टू पार्ट 1 विच इज 0, ड्यू टू पार्ट 2, ड्यू टू पार्ट 3. और ये वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, रिमेंबर दिस इज वेक्टर फॉर्म.
पार्ट 1 और पार्ट 3 का तो कॉन्ट्रीब्यूशन 0 है तो देख लिया, तो बचा कौन? पार्ट 2 और पार्ट 4। पार्ट 2, पार्ट 2 में यू आर ऑल्सो फाइंड सपोज टू फाइंड डायरेक्शन एंड ऑल्सो द मैग्नेटिक और मैग्नेटिक फील्ड। वही है, ये हाफ सर्कल है ना, हाफ सर्कल। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फुल सर्कल एट द सेंटर? म्यू 0 आई अपॉन 2r, बराबर। तो हाफ सर्कल क्या होगा? वेरी गुड। या फिर म्यू 0 आई थीटा बाय 4 पाई आर। तुम कौन से पार्ट का कर रहे हो? सेकंड। सेकंड पार्ट का रेडियस कितना बोला हुआ है? r2। तो क्या लिखेंगे? r2। एंगल कितना है? एंगल कितना है? 180 मतलब कितना है? पाई, बराबर। तो पाई पाई हो गया कैंसल, पाई और पाई हो गया कैंसल आउट, करेक्ट। ये आ गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल, if the fingers point in the direction of current, thumb is magnetic field, तो outside। outside मतलब होता है डॉट कन्वेंशन। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पार्ट 2 इन वेक्टर नोटेशन इज म्यू 0 आई अपॉन 4r2। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है विद डॉट, मतलब कमिंग आउट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फोर्थ पार्ट म्यू 0 आई थीटा अपॉन 4 पाई r1। तो दिस इज नथिंग बट म्यू 0 आई पाई, क्योंकि थीटा इज पाई अगेन, 4 पाई r1। पाई पाई हो गया कैंसल, तो क्या आया? म्यू 0 आई अपॉन 4r1 क्रॉस गोइंग इनसाइड, राइट हैंड थंब रूल, करेक्ट। तो क्या है वो? क्रॉस फील्ड है, क्रॉस फील्ड। क्लियर? मतलब एक फील्ड आउटसाइड है, एक फील्ड इनसाइड। अब प्रॉब्लम ये होता है कि दो वेक्टर्स है, दे आर पॉइंटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस तो अगर तो समझ में आ गया। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा किसका है, कम किसका है? क्योंकि बड़े में तो छोटा माइनस करोगे ना, जिसका ज्यादा फील्ड है माइनस जिसका कम फील्ड है। तो मुझे बताओ, पार्ट 4 का ज्यादा है कि पार्ट 2 का ज्यादा है? 4 का। क्यों? हाँ, बिकॉज इट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ, इट डिपेंड्स ऑन 1/r²। तो डिस्टेंस कम तो फील्ड ज्यादा। करंट तो सेम था, तो डिसाइड कौन करेगा? रेडियस। रेडियस किसका काम है? पार्ट 4 का। ज्यादा किसका है? पार्ट सेकंड का। तो नेट फील्ड लिखते वक्त मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पार्ट 4 माइनस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पार्ट 2। व्हाट इज पार्ट 4 का मैग्नेटिक फील्ड? म्यू 0 आई अपॉन 4r1। व्हाट अबाउट दिस? म्यू 0 आई अपॉन 4r2। तो यू विल हैव म्यू 0 आई बाई 4 1/r1 माइनस 1/r2। ओवरऑल ये फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? आउटसाइड की इनसाइड? इनसाइड, क्योंकि पार्ट 4 का फील्ड कहाँ जा रहा था? इनसाइड, और वो ज्यादा है। अगर मेरे पास 10 आई कैप और -8 आई कैप हो, तो रिजल्टेंट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ बिगर वेक्टर, मतलब प्लस आई कैप। यहाँ पे बिगर वेक्टर कौन था? सेकेंड पार्ट का फील्ड की फोर्थ पार्ट का फील्ड? हाँ, तो डायरेक्शन, नेट डायरेक्शन किसका होगा? फोर्थ पार्ट का, तो गोइंग इनसाइड। वैसे तो डायरेक्शन पूछा नहीं है आपको, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे तो क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं था। क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली 1/r होता है, ये तो क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी, ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। बचा ए और बी। एक में करंट क्लॉकवाइज है, एक में करंट, तो दोनों का फील्ड डायरेक्शन होगा अपोजिट। अपोजिट मतलब बीच में क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो सॉल्व करना ही नहीं था वो क्वेश्चन। तो ऐसे ट्रिक्स यू कैन डेवलप व्हेन यू सॉल्व नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन।
there are 50 turns of a wire in every centimeter length of long solenoid. 50 turns in every centimeter, मतलब स्मॉल एन दिया है 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर, मतलब 50 अपॉन 10⁻², टर्न्स पर मीटर, मतलब 5000 टर्न्स पर मीटर इन शॉर्ट. ओके. ए 4 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन द सोलेनोइड. करंट की वैल्यू दे दी. द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along its axis at internal point and one end will be respectively. So do you remember solenoid के axis पे μ0 ni, और do you remember at one of the end क्या था? half. करेक्ट. तो μ0 की वैल्यू होती है 4.10⁻⁷. n कितना है? 5000. अभी देखा ना. करंट कितना है? करंट 4, बराबर. करेक्ट. 10⁻⁴. You know what is 4 pi? 12.56. मैं 12.5 लिखता हूँ. You know what is 12.5 into 4? कितना? 50 into 5, 250. 25 into 10⁻⁻3, बराबर. ये अगर 25 into 10⁻⁻3 है, ऑफ कोर्स टेस्ला, तो फिर ये क्या होगा? 12.5 into 10⁻⁻3. तो देखो ऐसा कोई आंसर दिख रहा है आसपास? ऑप्शन सी 25 और उसका ऑलमोस्ट हाफ. ऑप्शन नंबर सी. अगला क्वेश्चन. The charge on a particle y is double the charge on particle x. So there is a charge, there is some charge particle y, उस पर जो चार्ज है वो x के क्रम में डबल है. तो चार्ज ऑन y qi is 2 times of qx. These two particle x and y after being excited through same potential difference same है. तो potential difference through which y is excited and potential difference through which x is excited is same. Okay, enter a region of uniform magnetic field and describe circular path of radii R1 and R2. तो दोनों को सेम पोटेंशियल से एक्साइट करने के बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड में भेज दिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में भेज दिया, and both of them are performing circular motion of radii R1 and R2. The ratio of mass of x to that of y is. तो y के केस में रेडियस इज r1, x के केस में रेडियस इज r2. व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास? व्हाट इज mx by my ऐसा पूछा है. तो दे आर आस्किंग यू व्हाट इज mx by my. तो बताओ व्हाट विल बी योर अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन? y. हाँ, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीडेंट हुआ, इसका मतलब थोड़ी एक्सेशन कांस्टेंट है. मास सेम होता तो सेम होता ना. मास सेम नहीं है तो रेशियो पूछा है आपको, क्या करेंगे? mv स्क्वायर बाय आर इक्वल टू QVB. ठीक है, लेकिन उससे क्या मिला तुमको? You know what is kinetic energy of a charged particle when it is accelerated through a potential difference of v volt? आपको पता है ईवी डिफाइन कैसे हुआ? इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफाइन कहां से हुआ? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहां से डिफाइन हुआ पता है आपको? इट इज द वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रॉन. वेरी गुड. तो बेसिकली हम लोग करते क्या है, हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफाइन करने के लिए एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं और एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रख देते हैं. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विल बेसिकली स्टार्ट मूविंग. मतलब वर्क इज डन ऑन द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अपने आप कुछ मूव नहीं होता है. तो वर्क इज डन ऑन दिस इलेक्ट्रॉन एंड दैट वर्क डन इज नथिंग बट चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. राइट. तो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुम डिफाइन ही यहां से करते हो. आप बोलते हो कि द एनर्जी gained by an electron when it is excited through a potential difference of 1 volt.
अगर मैं इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में रख देता हूँ तो वो मूव होने लगता है, मतलब वो एनर्जी गेन कर रहा है, क्योंकि रेस्ट से मोशन में आना मतलब काइनेटिक एनर्जी मिलना। तो उसने 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में जितना भी एनर्जी गेन किया हुआ उसको बोलोगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आता कहाँ से है वो? वर्क इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। सीखा है क्या हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? सीखा है, इसी साल सीखा है। वर्क डन इज, और हमने तो ये भी देखा था, इफ यू रिमेम्बर, व्हाट इज द वर्क डन इन असेंबलिंग अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। पहला चार्ज लाए, नो वर्क इज डन। दूसरा चार्ज लाए, Q2V1। तीसरा चार्ज लाए, Q2V1, सॉरी Q3V1 प्लस Q3V2। पहले चार्ज को जब लाते हो तो नो वर्क इज डन, क्योंकि अपोज करने के लिए कुछ था ही नहीं। दूसरा चार्ज लाते हो तो किसने वर्क किया? पहले चार्ज ने अपोज किया ना। तो पोटेंशियल किसका था? पहले चार्ज का था। तो व्हाट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग सेकंड चार्ज? Q2V1। कहाँ से आया ये? क्योंकि हमने ये ऑलरेडी डिराइव किया था, वर्क डन इज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो याद रहेगा क्या ऐसा? याद रहेगा? मैं वापस रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, दो चार्जेस है, एक वाई और एक एक्स। वाई पे जो चार्ज है वो 2 टाइम्स ऑफ एक्स का चार्ज है, राइट। दोनों को हमने सेम पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सलेट करवाया और उसके बाद उसको मैग्नेटिक फील्ड में भेज दिया। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड में? सेम मैग्नेटिक फील्ड में, करेक्ट, राइट। अब आपसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मासेस। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए था कि ये जो हमने पहले दोनों को एक्सलरेट करवाया, एक्सलेट करवाया मतलब काइनेटिक एनर्जी दिया। वो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर तो होता ही है, लेकिन हाफ एम वी स्क्वायर कहाँ से आता है? वर्क डन से आता है। व्हाट इज वर्क डन ऑन एन चार्ज इन एन एक्सटर्नल पोटेंशियल? Q इंटू वी, है ना। तो व्हाट इज एनर्जी? Q वी। बट बट इफ यू रिमेम्बर, मैग्नेटिक फील्ड डज नो वर्क। करता है क्या मैग्नेटिक फील्ड वर्क? तो इतना ही एनर्जी लेके वो गया मैग्नेटिक फील्ड में। व्हाट इज एनर्जी ऑफ पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड? याद है क्या? Q2V2 R2 अपॉन 2। इन दोनों को इक्वेट कर लो। तो QV इक्वल टू Q2V2 R2 अपॉन 2 है, करेक्ट। Q और Q कैंसल। अभी देखो कांस्टेंट क्या क्या है। ये कांस्टेंट है, यस। R कांस्टेंट है, नो। बोला है क्लियरली, R1 और R2। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, यस। चार्ज कांस्टेंट है, नो। मास कांस्टेंट है, नो। तो यू गेट कांस्टेंट इक्वल टू Q R2/m। कांस्टेंट, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड कांस्टेंट है और ये सारे कांस्टेंट में शिफ्ट कर दिए, मतलब व्हाट यू विल गेट इज, क्या मिलेगा यहाँ से? कांस्टेंट इक्वल टू क्या आएगा? Q R2/m आएगा ना ऐसा। तो m क्या आएगा? m Q R2 अपॉन कांस्टेंट, मतलब m इज प्रोपोर्शनल टू Q R2। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। फिजिक्स में आपको करना सिर्फ इतना ही होता है, जो दिया है और जो पूछा है उसमें रिलेशन बनाओ। क्या दिया था? चार्ज दिया था ना, चार्ज दिया था, यस। और क्या दिया था? रेडियस। और क्या पूछा था? मास। दिख रहा है, मास, चार्ज एंड रेडियस। तो चार्ज ऑन एक्स अपॉन चार्ज ऑन वाई, रेडियस ऑफ एक्स अपॉन रेडियस ऑफ वाई का स्क्वायर। तो mx/my, what is qx/qy? What is qx/qy? 1/2. What is rx? R2. What is ry? R1। हो गया। R2 स्क्वायर अपॉन 2 R1 स्क्वायर, है क्या ऐसा? दिख रहा है? R2 स्क्वायर अपॉन 2 R1 स्क्वायर दिख रहा है क्या? नहीं, नहीं। तो गलती होगी ना, हमारी नहीं, इनकी। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि दे शुड हैव आस्क्ड यू। एक काम करता हूँ, उनकी गलतियों को करेक्ट कर लेता हूँ मैं। अब ठीक है, गुड। R2 स्क्वायर अपॉन 2 R1 स्क्वायर, डन। तो अभी ऐसा है, इनके लिखने के तरीके में कंफ्यूजन है, तो थोड़ा हम ही खुद को करेक्ट कर लेते हैं।
इन्होंने बोला है रेडा कितना है R1 एंड R2, तो मैं ऐसा उसको समझूंगा, अब इसके आगे मैं समझूंगा R1 किसका रेडस है, किसका है X का, और R2 किसका है Y का। हाँ, तो अगर ऐसा अज्यूम कर रहे हो तो फिर ठीक है, फिर ठीक है, देन नो इश्यूज, तो फिर ठीक है, फिर सब कुछ करेक्ट है, मतलब यहाँ पे भी करेक्शन की जरूरत नहीं है फिर। ओके, अगला क्वेश्चन। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल of radius r at a distance of 3r on its axis s। तो सबका ध्यान यहाँ पे, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं तीन मेथड बताने वाला हूँ। वन इज लेंथी, सेकंड इज लिटिल शॉर्ट, थर्ड इज अ ट्रिक। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल ऑफ रेडियस r एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3r ऑन इट्स एक्सिस। मतलब बेसिकली आपको पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ magnetic field at the center to that of magnetic field at the axis. So you know, of course, you know what is magnetic field at the center. Mu zero I upon 2r. What is magnetic field at the axis? Mu zero I r square. मतलब of course तुम उसको a square लिखते हो, where a is radius, upon 2 h square plus r square raised to 3/2। इन दोनों को डिवाइड कर लो। So as I told you, I will be giving you three methods. So method number one, magnetic field at center to that of axis। जब तुम रेशियो लोगे म्यू जीरो आई बाई टू होगा, कैंसल आउट, तो क्या बचेगा 1/r अपॉन, क्या बचेगा अपॉन, जल्दी जल्दी जल्दी, आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2, बराबर, करेक्ट। ये आर और ए आर कैंसल नहीं होता है, हाँ वो आर क्यूब बनेगा, नहीं तो कैंसिल कर दोगे। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू हाफ और आर रेज टू, दोनों का क्यूब था ना, आर क्यूब था डिनोमिनेटर में और ऊपर रेज टू 3/2 था, दोनों का क्यूब निकाल लिया कॉमन, करेक्ट, बराबर। अब एक काम करो, इस आर को रूट के अंदर लेके जाओ। कैसे लेके जाओगे, आर स्क्वायर करके लेके जाओगे, वेरी गुड। रेज टू तो 3 था ही, वो था ही, करेक्ट। अभी क्या किया तुमने, तुमने एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कर दिया, ऐसा किया ना, यस। तो फिर यू हैव बी सी बाई बी ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1 रेज टू हाफ रेज टू 3। मतलब मैं ऐसा लिखूं क्या, रेज टू 3/2 लिख दूंगा डायरेक्टली, यस, लिख सकते हैं ऐसा, करेक्ट। तो जहां मेथड नंबर 1 खत्म होता है वो मेथड नंबर 2 है। मतलब इसके आगे से तुमको ये सब करना नहीं चाहिए, डायरेक्टली याद रख लो। तो याद कैसे रखोगे, सिंपल, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर अपॉन एट द एक्सिस इज 1 प्लस एक्स बाय आर का स्क्वायर और होल रेज टू 3/, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, 3r, 3r है ना, तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 3r बाय r, बराबर, स्क्वायर रेज टू 3/2, आर आर कैंसल, 3 स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 1 इज 10, तो 10 रेज टू 3/2, मतलब पता क्या होता है 10√10, तो क्या आ गया 10√10, तो 10√10 तो होगा आंसर में, है ना। हाँ रुको रुको, मैंने तीन मेथड बताई थी। मेथड 1 ये फुल फ्लैश सॉल्यूशन है, मेथड 2 ये डायरेक्टली रेशियो याद रख लो, मेथड 3 वाज अ ट्रिक, मेथड 3 इज अ ट्रिक, तो मेथड 3 इज अ ट्रिक। अब ये ट्रिक कैसे अप्लाई होता है वो देख लो, अच्छे से समझ लेना, अच्छे से एकदम। इफ एक्स इक्वल टू एन आर, मतलब एक्सिस पे जो पॉइंट है वो n टाइम्स ऑफ रेडियस है, अगर ऐसा है
तो BC बाय BA का रेशियो डायरेक्टली आएगा n² + 1 इंटू रूट ऑफ n² प्लस। what was for us क्या दिया था? x इक्वल टू 3r। n की वैल्यू कितनी है? 3। 3² 9 + 1 मतलब कितना? 10 √10 हो गया। अगर अगर x इक्वल टू 4r होता तो 17 √17। x इक्वल टू 5r होता तो 26 √26। x इक्वल टू 2r होता तो 5 √5। ऐसा ही आएगा, करके देख लो ना। पुट x इक्वल टू 2r, लेट अस से x इक्वल टू 2r। r कैंसल, 2² इज 4, 4 + 1 इज 5^3/2 इज 5 √5। तो ये जो है ना, ये ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि इससे तुमको देखना था x इक्वल टू 3r, तो 3² + 1 इंटू रूट ऑफ 3² + 1। ओके, तो ये चैप्टर में मैंने जैसे को पहले बताया था कि क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व होंगे अगर ऑफ कोर्स यू प्रैक्टिस सम क्वेश्चन एंड मेक सच ट्रिक्स। क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर आ जाता है, खत्म, कुछ करना ही नहीं है। तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कहाँ से आ गया? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो शायद कनेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, सेम टॉपिक होगा, तो मैं भी इसके लिए, तो ठीक है, डजंट मैटर, विल जंप बैक टू क्वेश्चन नंबर 6 7 के बाद के क्वेश्चन बाद में कर लेंगे। तो शायद कनेक्टेड होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, इसके लिए मैंने सीक्वेंस वैसा दिया होगा। अ वायर ऑफ फिक्स लेंथ इज टर्न टू फॉर्म अ कॉइल ऑफ 1 टर्न, इट इज अगेन टर्न टू फॉर्म अ कॉइल ऑफ 3 टर्न, कनेक्टेड है। अभी वो पहला क्वेश्चन नहीं था क्या? क्या था? पहले सिंगल टर्न था, फिर 2 टर्न्स कर दिए। इफ इन बोथ द केसेस सेम अमाउंट ऑफ करंट इज पास, तो दोनों में सेम करंट पास कर दिया, देन द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल विल बी, डू यू रिमेंबर, B2 is n² times of B1. So what is B1 by B2? 1 by n². What is n in this case? 3. So 1 by 9. So 1 by 9. Option number B. तो सेम टाइप के क्वेश्चन पहले हम लोग खत्म कर लेंगे, फास्ट हो जाएगा। टू इनफाइनाइट वायर्स कैरी करंट्स 8 एम्पियर एंड 6 एम्पियर respectively and placed along x and y axis. मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P will be, वह P कहाँ पे है? 0 0 D पे, मतलब कहाँ पे है? Z एक्सिस पे। तो दो वायर है, एक में करंट अलोंग x एक्सिस है, दूसरे में करंट अलोंग y एक्सिस है, और मैग्नेटिक फील्ड पूछा है आपको z एक्सिस पे, मतलब देयर इज अ पॉइंट ऑन द z एक्सिस। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेकिन आपको इस तरह डायग्राम लगेगा, वैसे इट्स टू सिंपल। ये x एक्सिस मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो आई जस्ट take this as y-axis and this is z-axis. So they are asking you to find out magnetic field at a point on the z-axis. So you have a point somewhere over here. यहाँ पे कोई point है P, ये है 0 0 D, मतलब बेसिकली ओरिजिन से ये डिस्टेंस है D, करेक्ट। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? एक काम करते हैं ना, यहाँ जो वायर है इसको वायर नंबर 1 बोलते हैं, इसको वायर नंबर 2 बोलते हैं। ये करंट I1 है, ये करंट I2 है। पहले तो मेरे को ये बता दो, what is the magnetic field due to current in a long straight wire? mu 0 I upon 2 pi r, बराबर। 2 एडजस्ट किया मैंने, क्योंकि mu 0/4 pi की वैल्यू 10⁻⁷ होती है, और वैसे आंसर इज नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर, तो ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो चलता है, क्योंकि म्यू 0 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया नहीं है, तो दैट इज ओके। इफ यू राइट इट लाइक दिस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार पहले ऑप्शंस देख लेना कि ऑप्शंस न्यूमेरिक है कि इन टर्म्स ऑफ म्यू 0। अगर न्यूमेरिक है
तो वहां पे 4 पाई एडजस्ट कर लो, अच्छा होगा। ये जनरल फॉर्मूला है, दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अलोंग स्ट्रेट वायर, दिस इज जनरल फॉर्मूला। तो पहले वायर का मतलब जो करंट I1 है उसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगा, म्यू जीरो I1 अपॉन 2 पाई d। क्योंकि अगर पॉइंट z एक्सिस पे d डिस्टेंस पे है, इसका मतलब x एक्सिस और y एक्सिस डिस्टेंस कितना है, d। एनी पॉइंट ऑन द z एक्सिस इज एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम x एंड y एक्सिस, ये तो पता है ना आपको। z एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो वो x और y एक्सिस से सेम डिस्टेंस पे होता है, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो वो x और z से सेम डिस्टेंस पे होता है, x एक्सिस पे कोई पॉइंट हो वो y और z से सेम डिस्टेंस पे होता है, ये पता होना चाहिए। तो B1 मिल गया, B2 भी मिल जाएगा। व्हाट इज B2, म्यू जीरो I2 अपॉन 2 d। तो जो P पॉइंट है वहां पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, नहीं होगा सम, रिजल्टेंट फाइंड करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन। तो लुक अच्छे से, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, कर्ल योर फिंगर्स एंड आउटस्ट्रेच योर थंब इफ थंब इज डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड, तो फिंगर्स कहाँ आ रहा है, आउटसाइड, मतलब कहाँ जा रहे हैं, वाई एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस हमने आउटसाइड लिया है ना, तो वाई एक्सिस, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I1 इज अलोंग वाई एक्सिस, इज अलोंग वाई एक्सिस। और अगर ऐसा करना है तो एक काम करो, वाई एक्सिस मतलब क्या होता है, जे क्या, राइट। अभी इसका देख लो, इसका वाई एक्सिस मतलब आउटसाइड है और वो पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है, कहाँ पॉइंट कर रहा है, -x, अरे वहां x था तो यहाँ क्या आएगा, तो कहाँ पॉइंट कर रहा है, कहाँ पॉइंट कर रहा है, कहाँ पॉइंट कर रहा है, थोड़ा तो बोलो कि -x, तो -x मतलब, तो ये जो चीज है ना, 3D 3D है और हम लोग 2D पे दिखा रहे हैं, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो कंफ्यूजन नहीं करना, बिल्कुल नहीं रखना, सिर्फ यार समझ लो, वन इज कमिंग आउट, अदर इज गोइंग टू द लेफ्ट, कमिंग आउट गोइंग लेफ्ट 90 डिग्री, कमिंग आउट गोइंग लेफ्ट 90 डिग्री, तो B1 और B2 में एंगल कितना है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, वेरी गुड। व्हाट इज B1, म्यू जीरो I1 2 पाई d का स्क्वायर प्लस म्यू जीरो अपॉन 2 पाई I2 और यहाँ पे d का स्क्वायर, दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, म्यू जीरो बाय 2 पाई d स्क्वायर, और वो रूट के बाहर आएगा, म्यू जीरो बाय 2 पाई d अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। और मैंने जानबूझ के अभी तक I1 I2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं की है, क्योंकि आई वांटेड टू टेल यू दैट ट्रिक, अगर एक करंट एक्स एक्सिस में है, अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा अलोंग वाई एक्सिस है, तो इसके आगे से सॉल्व करना नहीं, म्यू जीरो बाय 2 पाई d अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, लेकिन डिस्टेंस सेम होना चाहिए। So this point onwards, remember, if you have current, one current along x, other along y, directly mu zero upon 2 pi d under root of I1 square plus I2 square. What about if you have I1 I2 is same, √2i? ओके, पर ठीक है, सेम नहीं है हमारे केस में, हमारे केस में सेम नहीं दिया हुआ है, तो वैल्यू डालना पड़ेगा, वो 10 हो जाएगा, 10 10 होगा ना, क्योंकि 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, I1 था 8 है ना, और I2 क्या था 6, ऐसे था ना, हाँ, 64 and 36 100, 100 का रूट इज 10, तो म्यू जीरो 2 पाई d और 10, तो 5 म्यू जीरो बाय पाई डी, तो 5 म्यू जीरो बाय पाई डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन,
17. Again, as I told you, we are doing this questions like not in sequence, full connected hai, so you will find one more connection here with the previous questions that we have solved so far. Circular current carrying coil has radius r. So a current carrying coil has radius r है. Distance from the center of the coil on the axis. Distance from the center of the coil on the axis where magnetic induction will be 1/8 of its value at the center of the coil is. समझ में आया क्वेश्चन में बोला क्या है? क्या बोला है? क्या बोला है? एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड है ना, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड ये सेंट्रल फील्ड बाय 8 है. एक्सिस पे ऐसा पॉइंट जहां पे मैग्नेटिक फील्ड ये 1/8 ऑफ इट सेंटर है, मतलब बी ए इक्वल टू बी सी बाई 8. तो बी सी बाई बी ए इक्वल टू 8. तो आपको पूछा क्या है? एक्स पूछा है, वही पूछा है ना, एक्स. द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस, मतलब एक्स की वैल्यू कुछ भी है. करेक्ट. तो अभी तो मैंने बताया था व्हाट इज दिस 1 प्लस एक्स बाय आर का स्क्वायर रेज टू 3/2. यहाँ पे क्यूब है तो टेकिंग क्यूब रूट, टेक क्यूब रूट, टेकिंग क्यूब रूट क्या आएगा? 1 प्लस एक्स बाय आर का स्क्वायर. 8 का क्यूब रूट कितना होता है? कितना होता है? 2. और ये क्यूब रूट लिया तो ये 1/2 रहेगा. अभी स्क्वायरिंग कर लो, अभी स्क्वायर कर लो तो 1 प्लस एक्स बाय आर का स्क्वायर इक्वल टू 4. तो एक्स बाय आर का स्क्वायर इक्वल टू 3. तो व्हाट इज एक्स बाय आर? √3. तो व्हाट इज एक्स? √3r. √3r, r√3, ऑप्शन नंबर बी. बट वेट 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 अ मिनट, ये याद है? यस, करेक्ट. तो एक काम करना, यहां से भी कर सकते हो इफ यू वांट, ऑफ कोर्स आपके ऊपर है. तो हमने अभी देखा था, अभी देखा था, व्हाट इज बी सी बाई बी ए? एन स्क्वायर प्लस 1 रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1. व्हाट इज बी सी बाई बी ए? अभी देखा तुम, ए एन स्क्वायर प्लस 1 रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1. ओके, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, एन की वैल्यू मिल जाएगी. हाँ, रेज टू 3/2 है ये, रेज टू 3/2 है ये. करेक्ट. ओके, टेकिंग क्यूब रूट 2 इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1 रेज टू, हाँ, स्क्वायरिंग 4 इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1. व्हाट इज एन स्क्वायर? 3. व्हाट इज एन? √3. तो x इक्वल टू एन आर था ना, तो x इक्वल टू क्या आएगा? √3r. √3r. नेक्स्ट क्वेश्चन, जोक. 2 particles of equal charges, पहले चार्ज ऑन y was 2 times of charge on x, तो चार्ज कांस्टेंट नहीं था. अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ लो. आफ्टर बीइंग एक्साइटेड टू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम था. एंटर इन अ यूनिफॉर्म ट्रांसफर मैग्नेटिक फील्ड, वहां पे भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था. डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ ऑफ रेडाई R1 एंड R2, वहां पे भी यही था. देन द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मासेस, वहां पे भी यही पूछा था, हमने डिराइव किया था, इफ यू रिमेम्बर. हाँ, क्योंकि वहां पे चार्ज कांस्टेंट नहीं था, अब यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट है. टोटल m1 बाई m2, हाँ, तो R1 बाई R2 का स्क्वायर. डन. ऑप्शन नंबर बी. गुड. मैं कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है ना, इट कम्स विद प्रैक्टिस. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और उतने ट्रिक्स बनते जाएंगे. अगला क्वेश्चन 19. A proton is accelerating on a cyclotron having oscillating frequency of 11 megahertz in external magnetic field of 1 Tesla. If the radius of its Ds is 55 centimeter,
Then the kinetic energy in MeV is, क्या joke है ये भी. What is kinetic energy? Q square B square R square upon 2m. ये होता है जूल में. जूल से EV में डिवाइड बाई E. हाँ, तो एक काम कर रहे हैं, E इक्वल टू Q स्क्वायर. व्हाट इज Q? व्हाट इज Q? व्हाट इज Q? E. क्योंकि चार्ज एंड प्रोटॉन इज E, तो Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन 2m इंटू E, और ये आ गया EV में. EV में आ गया. यस. तो एक ही और एक E कैंसिल हो गया. अब करो वैल्यू सब्स्टिट्यूट. E इक्वल टू E B स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन 2m इलेक्ट्रॉन वोल्ट. E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 माइनस 19. B कितना है? 1 है. 1 टेस्ला है. रेडियस कितना है? 55 सेंटीमीटर का, तो 10⁻²² स्क्वायर. मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.6 10⁻27. 1.67 है वो, बट इट्स ओके. आई विल जस्ट राइट इट लाइक दिस. अब देखो ये 10⁻19 और 10⁻⁴ कितना हो गया? -23. और 10⁻27. ऊपर 10⁻23, नीचे 10⁻27, तो 10⁻4. 10⁻³ अपॉन 10⁻27, 10⁻4. ओवरऑल 55 का स्क्वायर होता है 3025 बाई 2 बराबर. कितना आ गया? 1500 लिख दो ना, क्या फर्क पड़ता है? 1512.5 सही है क्या? बराबर. इंटू 10⁻4. आपको किसने पूछा है? एमईवी में पूछा है ना. एमईवी मतलब 10⁻6. तो एक काम करेंगे, इसको ऐसा लिखिए क्या? 15.125 इंटू 10⁻, क्या कर दिया? 6. तो कितना आ गया? 15.125 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ऐसा है क्या आंसर? है क्या? ऑप्शन नंबर सी. हमारा क्यों आंसर सही नहीं आ रहा है? 1.67. तो नियरेस्ट इज ओके.